नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उनके प्रकार। तो दोस्तों इसमें हमने पढ़ा था कि पहला तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, तीसरा देशज होता है यानी जिनकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुई, चौथा विदेशज या विदेशी शब्द होते हैं और पांचवे संकर शब्द। इनकी विस्तृत जानकारी हमने पूर्व के वीडियो में, इन कल वाले वीडियो में हमने कर दी है, तो आज इसके ऊपर आपका समय जाया नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे रचना के आधार पर कुल शब्दों की संख्या कितनी है। इनकी मैंने यहाँ पे 8 और 9 बताई थी, इनकी 2 हो जाएगी और इसकी 5 हो जाएगी और इसकी 3 है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर जो शब्द है उनके प्रकार कितने हैं। तो मैंने बता दिया तो मित्रों कि रचना के आधार पर शब्दों की जो संख्या है वो कुल 3 है। कितनी है? 3 शब्दों की संख्या है। पहला आ जाता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़। ये आपके लिए कंपटीशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन मतलब देखो, ये याद करने की चीजें नहीं है, ये समझने की चीजें। रटने से, इसमें हिंदी व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रटने से काम नहीं लगता। रटना केवल और केवल आप रटना भी चाहें तो संधि का आप रट सकते हैं, बाकी कोई भी जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का उसको आपको रटने से पार पड़ने वाला ही नहीं है। तो रचना का मतलब होता है दोस्तों बनावट। क्या होता है? यानी बनावट के आधार पर जो शब्द है वो कुल कितने हैं। तो मैंने बता दिया कि बनावट या रचना के आधार पर जो शब्दों की संख्या है वो दोस्तों 3 हो जाएगी। ठीक है, और बनावट का मतलब भी यही हो जाता है कि नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, इसी को तो रचना कहेंगे, बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, बनावट का मतलब क्या हो जाएगा? एक स्ट्रक्चर देना, एक ढांचा देना। तो जब आप कुछ नया करेंगे उसी को तो आप बनावट कहेंगे। तो नए शब्द बनाने की, इस बाकी को मिटा देता हूं, इसके ऊपर अपन विस्तृत देख लेते हैं एक बार। और यकीन कीजिएगा कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सच में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई आप जब नए बना रहे हैं इसको बनावट कहेंगे, है ना। किसी नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रचना कहेंगे। और रचना के आधार पर कुल जो शब्दों की संख्या है वो 3 है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 शब्द हैं। ठीक है, अब इनको समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। इनको समझना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। और पर्सनली अगर जनरली प्रश्न बनते हैं तो इसमें से 2 प्रश्न एक साथ बनते हैं। ठीक है, इनका विकल्पनात्मक और इन दोनों में से एक डालेंगे। जब बिल्कुल नहीं आ रहा तो दोनों या तीनों जो भी प्रश्न होंगे वो गलत होना तय है, पर जब आ रहे हैं तो वो तीनों ही प्रश्न बोलो सही होने की संभावना रहती है। इसलिए आज हम बात करते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, रूढ़ शब्दों का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के लिए वे शब्द जो विशिष्ट रूप में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? विशिष्ट रूप में। ठीक है, मतलब बन गए। दूसरी बात, इन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, वो कोई ज्ञात निर्माण प्रक्रिया का हमें ज्ञात नहीं चलता। साथ ही इनके टुकड़े नहीं होते। क्या नहीं होता है? इनके टुकड़े नहीं होते, यानी इनको खंडों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसे शब्द जिनको खंडों में नहीं बांट सकते, यानी 2 भाग जिसका नहीं कर सकते, और जो वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं विशिष्ट रूप में। कई वर्ष हो गए जिनका प्रयोग यूज करते हुए शब्दों का। जैसे एक नया शब्द आया था अभी, ठुल्लू, देश शब्द है। ठीक है, वो इसका निर्माण अभी हुआ वो कपिल शर्मा शो में, परंतु ये जो वर्षों से इसका निर्माण होते आ रहा है और इसकी निर्माण प्रक्रिया भी हमें ज्ञात नहीं है कि कब निर्माण हुआ। बस चला आ रहा है, इसका प्रयोग होता जा रहा है, और साथ ही इसका कोई अन्य अर्थ भी नहीं निकलता। अन्य अर्थ जो है वो वही अर्थ है, अन्य अर्थ भी नहीं निकलेगा। किसका?
रूढ़ शब्द का। भाई रूढ़ शब्द को का मतलब ये होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, मन दीजिएगा, मेरा गला सूख के गले हो रहा है, कि इसका एक तो पहली बात तो अन्य अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरी बात है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग वर्षों से चला आ रहा है, काफ़ी वर्ष हो गए इनका प्रयोग करते हुए। तीसरी बात है कि विशिष्ट अर्थ होता है, ठीक है, मतलब जो है। और चौथी बात है कि इन शब्दों का टुकड़ा नहीं किया जाता, इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। बोल रहा है ना रूढ़िवादिता, रूढ़ि का मतलब क्या होता है, वर्षों से चलने आने वाली ऐसी परंपरा जो समाज हित के लिए सार्थक नहीं है, तो उसी प्रकार से रूढ़ शब्द है। सामान्यतः समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे एक शब्द आ गया गाय, तो गाय आज से तो ये शब्द आया नहीं है, गाय शब्द को वर्षों हो गए, राइट। दूसरी बात कि गाय का मतलब आप गाय को शब्द को सुनते ही आपके जहन में आ जाता है गाय, अर्थात गऊ माँ, है ना, जिसके सींग वगैरह वगैरह एक स्ट्रक्चर बैठ गया आपके दिमाग में ये शब्द सुनते ही, तो वो है गाय। तीसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि मैंने बताया कि इसके टुकड़े नहीं होते। अब गाय के टुकड़े करेंगे तो अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे गा प्लस ये, तो टुकड़े कहाँ हो रहा है, टुकड़े करने से तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। इसीलिए इसको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आटा, तेल, जल, तो ये वर्षों से चले आ रहे हैं, इनका निर्माण कब हुआ होगा हमें कोई ज्ञात नहीं है, इसीलिए इन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं दोस्तों, रूढ़ शब्द कहते हैं। समझने की आप बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूं, इनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे, और आगे जो दूसरे नंबर पे जो शब्द है, मतलब रचना के आधार पर जो प्रकार है, उसका नाम है यौगिक। क्या नाम है दोस्तों, यौगिक नाम है, यानी यौगिक। तो यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक क्या शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से इसका निर्माण होता है। दूसरी बार इसके खंड भी किए जाते हैं, खंड यानी टुकड़े भी इसके होते हैं। और तीसरी विशेष बात है कि अगर इसके खंडों को तोड़ा जाए तो इनके पृथक पृथक अर्थ निकलता है। क्या निकलता है, पृथक अर्थ। जैसे इसके खंडों को अलग अलग किया, जैसे गाय को कर दिया गा प्लस ये, तो इनका पृथक अर्थ नहीं है, परंतु यहां पर यौगिक में पृथक अर्थ भी निकलता है, एक अलग अर्थ भी निकलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दो या दो शब्दों से मिलकर के मैंने लिख दिया विद्या, इधर लिख दिया और इधर लिख दिया आलय, तो इनका पृथक अर्थ कैसे निकलेगा, यानी अलग अलग अर्थ भी निकलना चाहिए। तो यहां पे देखिए, विद्या का मतलब आपको ज्ञान से है, बिल्कुल। आलय का मतलब घर है, यानी अगर इनको अलग अलग देखेंगे तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। विद्या यानी ज्ञान, आलय यानी घर, पर जब इन दोनों को जोड़ दिया तो भी एक विशिष्ट अर्थ निकला, एक स्पेशल अर्थ निकल गया, आया, और ये हो गया विद्यालय, एक नया शब्द बन गया। दोनों को जोड़ने से क्या बन गया, नया शब्द, और इसका अर्थ हो गया स्कूल, ज्ञान का आलय, ज्ञान का घर। तो कहने का मतलब है यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जो दो या दो से अधिक से मिलकर के बनते हैं, प्लस उन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ भी होता है, परंतु वो जब जुड़ते हैं तब एक अर्थ देना शुरू कर देते हैं। आई बात समझ में। सामान्यतः संधि समास के जो जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, समास में बहुब्रीहि को छोड़कर जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, उपसर्ग के, प्रत्यय के, वो सब के सब यौगिक हैं। यौगिक का मतलब ही यही होता है दो शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से बन करके बना हुआ शब्द। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। यहां पे देख लिया आपने विद्यालय, प्लस यहां पे आप देखिए दूरदर्शन। दूर का मतलब होता है, दूरदर्शन का मतलब होगा दूर, यानी दूर बैठे हुए। दर्शन का मतलब होता है किसी का इमेज करना, दर्शन देना, दर्शन होना। परंतु यहाँ पे जब दोनों को जोड़ दिया तब हो गया दूरदर्शन का मतलब हो गया टीवी, हो गया ना, दूरदर्शन एक यंत्र हो जाएगा। तो ये सब के सब जैसे
सबके सब एग्जाम्पल यौगिक में आएंगे। जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रति दिन, ये देख लो, प्रति उपसर्ग है, दिन मूल शब्द है। प्रति का मतलब होता है हर एक, दिन का मतलब दिवस, ठीक है। और इन दोनों को जब जोड़ दिया तो हो गया प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिवस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका अर्थ यौगिक होता है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के शब्दों का निर्माण होता है, प्लस इसके साथ साथ ही इन दोनों का मिलन होने से एक विशिष्ट अर्थ भी निकलता है। साथ ही ये दोनों मूल रूप से मिलकर ही बने होते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके उदाहरण यौगिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। और टुकड़े करने पर इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। आगे चलें, और अंतिम में अपना रहा है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब होता है दोस्तों कि दिखने में तो यौगिक की तरह होगा, यानी ऐसा लगेगा कि मिलकर के बना हुआ है, परंतु एक विशिष्ट अर्थ ही देगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी एक के लिए जहां प्रयोग होगा, एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन होगा, और इसके कारण इसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द है पीतांबर, अब मिलकर के तो बना हुआ संधि है, पीत धन अंबर, तो और पीत का मतलब होता है पीला, येलो, अंबर का मतलब होता है आकाश, और यहां पे वस्त्र भी होगा इसका, ठीक है। परंतु जो पीतांबर शब्द हैं वर्षों से किसी एक के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और वो किया जाता है भगवान विष्णु के। पीले हैं वस्त्र जिसके वह भगवान विष्णु। आई बात समझ में? जहां पे मूल अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ का जहां प्रयोग किया जाता है, वहां पर योग रूढ़ शब्द होने के गुंजाइश रहती है, और वो योग रूढ़ शब्द ही गुंजाइश नहीं, वही होते हैं। जैसे यह नाम आ गया दशानन, भाई दशानन जैसे लिख दिया, दिखने में तो यौगिक है क्योंकि दो शब्दों से मिलकर के बना है, परंतु यहां पे टुकड़े करने पे दश धन आनन, आनन का मतलब होता है सिर, 10 का मतलब 10 संख्या, ठीक है। परंतु इसको जोड़ करके इसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। दशानन का मतलब होता है रावण। दशानन का मतलब क्या होता है? रावण। दशानन 10 है, आनंद जिसके वह, तो ये रावण हो जाएगा। परंतु एक और बात समझने की जरूरत है, ये विशिष्ट अर्थ दे दिया रावण के लिए दशानन। गजानन गणेश है ना, हाथी की जिसका आनंद है वो गणेश। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उसके 10 माथे होते हैं तो वे बॉडी की कृपया तो बूसट की कृपया पहनना, 20 भुजाएं होती तो बूसट पहन के कर फरतो, माता वहता तो हूतो की कर, है ना। ये कल्पना है कि उसके 10 व्यक्तियों के शरीर जितनी ताकत रही होगी, ठीक है। 10 मुख रहना संभव नहीं है, तो हूणों की कर, बाल की कर कपावना, कौन साहब की कर करना, मूड़ू की कर धोवणू, बाटी, और 10 मुख है तो वो रोटी कौन से मुंह से खाएगा वो भूखू, वो कहीं माँ पानी पूड़ी लावो, अन दिलो मुड़ो कहीं मार दो हलवो, अटना कहीं माँ गाजर हलवो खानो, मतलब अलग अलग कल्पनाएं हो जाएगी, ठीक है। ये इस प्रकार से दशानन, पीतांबर, ये हो जाएगा नीलकंठ। अब देखिए नीलकंठ मिलकर के बनाए, जैसे यौगिक में होना चाहिए था कि 2 शब्दों से मिलकर के बनाओ, तो बिल्कुल 2 शब्द मिले हुए, नील और कंठ। परंतु योग रूढ़ की बात यह थी कि इसका एक विशिष्ट अर्थ यानी विशेष अर्थ ही निकलेगा, वो अन्य किसी के साथ में काम नहीं आएगा। तो नीला है कंठ जिसका वह किसका है? भगवान शिव का, शिव जी का। और विकल्प के रूप में एक और आए तो हो जाएगा मोर, और मोर नहीं वंश मोर, वो वाला नहीं है, ये मोर है, पिकॉक। तो नीलकंठ भगवान शिव को ही कहते हैं, मोर तो फिर बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे तब, ठीक है। तो अन्य के लिए नीलकंठ नहीं आता, नीलकंठ महादेव। और किसी को कहते हैं? रोटी को कहते हो क्या नीलकंठ बनाई क्या? साबुन को कहते हो क्या नीलकंठ लगाया क्या शर्ट पे? नहीं ना। तो एक इसका विशेष अर्थ है, और जहां पर विशेष अर्थ निकलता हो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुब्रीहि जो समास है, बहुब्रीहि समास के प्रत्येक उदाहरण, सबके सब उदाहरण योग रूढ़ में आते हैं। अगर आपको योग रूढ़ शब्दों को याद करना है तो आप बहुब्रीहि समास याद कर लीजिए, आपका योग रूढ़ मिल जाएगा। जिसके टुकड़े नहीं होते वो रूढ़ हो जाएगा, और जो मिलकर के बना है वो यौगिक है। कितना आसान है इसको समझना। वापस से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। देखिए
सरसरी निगाहों से एक बार देख लेते हैं कि दोस्तों शब्द विचार की दृष्टि से शब्द अलग अलग प्रकार से बने, उत्पत्ति, प्रयोग, रचना, अर्थ अलग अलग प्रकार से, और रचना की यानी बनावट के आधार पर, यानी शब्द निर्माण के आधार पर जो संख्या है इसकी रचना के आधार पर वो हैं कुल 3। पहली है रूढ़, दूसरी है यौगिक और तीसरी है योग रूढ़। ठीक है दोस्तों, योग रूढ़। अब रूढ़ का मतलब होता है वे जो परंपरा से चले आ रहे हैं शब्द, ठेठ, विड़े और हाथरा। इसका टुकड़ा नहीं होता, इसका वही अर्थ रहता है, किसी से मिलकर के नहीं बनता। गाय, हाथी, लोटा, अब इसके टुकड़े करो, कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता। यौगिक का मतलब होता है जो दो शब्दों से मिलकर के बनेगा, दोनों के पृथक पृथक अलग अलग अर्थ निकलेंगे। साथ ही संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनके उदाहरण यौगिक कहलाएंगे। जैसे विद्यालय, तोड़ दिया तो विद्या धन आलय, आलय का मतलब घर निकल गया, विद्या का मतलब ज्ञान हो गया। जैसे ये हो गया सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य नहीं सूर्य, उदय नहीं उगना, और नाम हो गया सूर्योदय, इस प्रकार से। और योग रूढ़ का मतलब होगा वे शब्द जो स्पेशल किसी एक के लिए ही लगातार प्रयुक्त होते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम हो गया दशानन, यहाँ पे नाम हो गया नीलकंठ। आई बात समझ में? तो ये दोस्तों इस प्रकार के शब्द योग रूढ़ में होंगे। अब मैं स्पेशल मार्क करके कह देता हूँ कि केवल और केवल बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। तो अब मेरी बात सुनो, बहुब्रीहि समास आप याद कर लो, आपको योग रूढ़ याद हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है। और रूढ़ का मतलब सामान्य, जो दो शब्द, दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ शब्द, ठीक है, वो रूढ़ कहलाएगा। अब आपको यौगिक अपने आप ही याद हो जाएगा। और इसके यौगिक का निर्माण है वो संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग, इससे मिलकर के बना होता है। अब देखिए आप कितना आसान है इसको याद करना, कर सकते हैं ना। ये यौगिक से बना है और रूढ़ तो मैंने पहले ही बता दिया। दोस्तों इस प्रकार से आज हमने देखा है रचना के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर हमने पूर्व में पढ़ लिया। और वीडियो किस प्रकार से लगा जरूर बताइएगा। और इससे सरल तो और क्या पढ़ाएं, बिल्कुल बेस से पढ़ा रहे हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।